आज नेपाल जल रहा है। जो स्टूडेंट, जो जनजी सोशल मीडिया बैन को लेकर के सड़कों पर उतरे थे, वो प्रदर्शन इतना घातक हो जाएगा कि नेपाल के संसद को आग लगा दिया गया है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को तोड़ दिया गया है। और जो वहां के प्रधानमंत्री केपी ओली कहते थे कि मैं रिजाइन दे दूंगा लेकिन बैन को नहीं हटाऊंगा, उन्हें भी आखिरकार बैन भी हटानी पड़ी और रिजाइन भी देना पड़ा। Nepal's Prime Minister has resigned a day after 19 people were killed in protests over a social media ban. और अब ये न्यूज आ रही है कि वो अपने देश को छोड़ करके दुबई फरार हो सकते हैं। तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जिस प्रदर्शन की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, क्या इस प्रदर्शन में यूएसए की डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है या फिर चाइना का इन्वॉल्वमेंट है? और इसके ऊपर में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन के बाद नेपाल का फ्यूचर क्या होगा? क्या वो म्यांमार की तरह एक मिलिट्री स्टेट बन जाएगा? क्योंकि जो नेपाल के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया है। तो क्या वो नेपाल जो है वो म्यांमार की तरह मिलिट्री स्टेट हो जाएगा, या फिर बांग्लादेश की तरह एक तरीके से चुनाव होगा और जो पपेट गवर्नमेंट है वो नेपाल को कंट्रोल करेगी? या फिर सबसे फेवरेट जो कि नेपाल के लोगों का डिमांड है वो है राजशाही व्यवस्था का। और इस सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका असर भारत के ऊपर में क्या होगा, और वो नेपाल का पड़ोसी भारत इस चीज को कैसे हैंडल करता है? क्या वो इस तरह की सिचुएशन को में इंटरवीन करता है, नेपाल की मदद करने की कोशिश करता है? क्या करता है, हम आज की सेशन में देखेंगे। दिस इज पीजे रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत झा। अब देखिए, जिस तरह की न्यूज आ रही है उसमें हमें यही देखने को पता चला है कि नेपाल की जो आर्मी चीफ है, उन्होंने पीएम केपी ओली को बोल दिया है कि भैया आप जो है वो नेपाल छोड़ करके चले जाइए, नहीं तो आपको जो है ये भीड़ मार देगी। और सेम चीज जो है वो बांग्लादेश में हुआ था, इसीलिए सिनेरियो टेंस्ड है, क्योंकि हमें पता है कि जो बांग्लादेश में जिस तरीके की प्रोटेस्ट हुई थी, उस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं यूएस का इन्वॉल्वमेंट था। और इसी वजह से जो पीएम ओली है वो अब इस प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि वो जो है वो अपने देश को छोड़ करके दुबई भाग सकते हैं। इसमें जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सबसे पहले रिजाइन दे दिया। जो कह रहे थे कि मैं रिजाइन नहीं दूंगा, मैं मतलब बैन नहीं रिस्टोर करूंगा, अब वो सब कह रहे हैं। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार 19 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। पर सवाल ये उठता है कि अगर ये नेपाल में जिस तरीके की प्रोटेस्ट हो रही है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर में, ऑफिसेस के ऊपर में, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो आग लगाई जा रही है, तो इससे हमें सिचुएशन थोड़ा सुना सुना सा लगता है, डेजावू आ जाता है। वो हम सीधा बांग्लादेश के में जो प्रोटेस्ट हुए थे वो याद करने लगते हैं। और बांग्लादेश के प्रोटेस्ट को कौन नहीं जानता है कि इसमें यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। इसमें भी ये कहते हैं, जब जो वहां के जो पृथ्वी सुबा गुरंग हैं, जो वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि इस तरह की चीजें जो प्रोटेस्ट हो रही थी वो स्टार्टिंग में मतलब नॉर्मली करप्शन को लेकर के हो रही थी, बाद में वो अकाउंटेबिलिटी और रिजीम चेंज को लेकर के भी हो गई है। और उन्होंने कहा था कि ये जो हमने सोशल मीडिया बैन लगाया, वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इससे पहले मैंने नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस चीज को लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था कि लोग क्यों नाराज हैं, उस बैन की वजह से लोगों को परेशानी क्या हो सकती है, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर ये इस तरह की चीजें हुई हैं तो हमें जो सोशल मीडिया बैन लगाना पड़ा है, और इसके ऊपर में आज तक इस तरीके का प्रोटेस्ट कभी नहीं किसी भी देश में नहीं हुआ। और अगर हमने बैन लगाया है तो इसके पीछे का कारण है सोवरेनिटी, कि हमें जो है वो, मैंने मेटा को बोला, हमने एक्स को बोला, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी देश में रजिस्टर करने की जरूरत भी नहीं की, सीधा रिजेक्ट कर दिया, वार्निंग दी गई, लेकिन वो नहीं माने। तो सवाल उठता है कि क्या मेटा को, क्या एक्स को पता था, क्या इंस्टाग्राम को पता था कि यूएसए की जो डीप स्टेट है वो इसमें इन्वॉल्व है, और हमें जो है वो क्या पता, उन्हीं के कहने पर जो है वो मेटा और एक्स जो है वो इस तरह की हरकत करते हैं। दूसरा सवाल उठता है कि जो इस तरह की प्रोटेस्ट को करवा रहा था वो कौन है? तो वो है हमी नेपाल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनजीओ है। अब अगर एनजीओ है तो जो इनका काम है वो किस तरीके का होगा? तो जैसे अर्थक्वेक होता है, जब फ्लड आता है, सूखा पड़ता है, या फिर किसी तरीके की रेस्क्यू करनी पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड उन लोगों को पहुंचाने के लिए, खाना पीना पानी की व्यवस्था करने के लिए जाते हैं जिनको जरूरत रहती है उस जो डिजास्टर होती है, नेचुरल डिजास्टर, उस सिचुएशन में। लेकिन आज तक इनका कभी भी कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है। 2015 में इनका स्थापना हुआ था, लेकिन 2015 से लेकर 2025 तक आज तक कोई भी ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा कि वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म पाए गए, मतलब करते हुए पाए गए। पॉलिटिकल एक्टिविज्म मतलब कि सरकार के विरोध में जो है वो प्रोटेस्ट या फिर किसी तरह की चीजें करना। अब जब पहली बार इनका ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ को पहली बार ऐसा करते हुए देखा गया है कि वो कैसे डिस्कॉर्ड चैनल, जो कि डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम जो कि बैन कर दिया गया नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा, अब डिस्कॉर्ड और जो
इंस्टाग्राम है, इसके उसका यूज वो लोग वीपीएन की तरह करते थे और एक जो कम्युनिकेशन होती थी वो ग्रुप्स में होती थी और उनको बताया जाता था कि किस तरह की चीजें जो है वो आपको करना है। अब सिचुएशन ये है कि ये जो मोड़ लेता है इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ, क्योंकि चीजें हमें अगर अलाइंड नहीं होती हैं, टाइमलाइन नहीं पता चलता है, फिर चीजों को समझने में डिफिकल्टी होती है। देखिए, सबसे पहले फेसबुक, एक्स, यूट्यूब जैसी 26 जो सोशल मीडिया एप्स हैं वो बैन कर दी गई। वो सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस क्या है मैंने वीडियो में बताया है। अब देखिए, जेनजी का रिस्पॉन्स ये था कि जो जेनजी मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वो लोग जो कि अभी इंटरनेट का यूज करते हुए मतलब फेमस हुए हैं, जिनकी जीवन का आधार इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, उन जेनजी का अगर वेपन छीन लिया जाए तो फिर वो लोग जो हैं वो अग्रेशन होंगे। खैर, मुझे भी उम्मीद नहीं था कि इस तरह की जो प्रोटेस्ट होती है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि जो इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसर हैं उनका मास के ऊपर में होल्ड होना इतना मतलब पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इन जेनजीओ ने दिखा दिया है कि भैया हम जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद जब इस तरह की चीजें होती हैं तो डिस्कॉर्ड चैनल्स के द्वारा जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर बाद में वो ये बोलते हैं कि जो बैन होता है वो नेशनल सोवरेनिटी को लेकर के हमने किया था। क्यों किया था मैंने आपको बताया है। उसके बाद सिचुएशन देखिए कितना खराब हो जाता है कि सोशल मीडिया बैन के बाद जब ये पीसफुल रेसिस्टेंस हो रहा होता है तो ये इसके पीछे का इंटेंशन क्या बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में जब ये हो रहा होता है तो करप्शन और मैल प्रैक्टिसेस को लेकर के हो रहा होता है कि आप देख सकते हैं कि ये तो 3-4 ही हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे जो करप्शन है वो आप जो है वो गूगल पे देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की करप्शन एक्टिविटीज जो है वो नेपाल के एडमिनिस्ट्रेशन, नेपाल के लीडर्स के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, सभी ने इस तरह की करप्शन को अंजाम दिया है। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जब ये प्रदर्शन की बात नहीं सुनी जाती है, केपी शर्मा ओली बार बार ये कह रहे होते हैं कि हम जो है वो इस बैन को रिस्टोर नहीं करेंगे, तो फिर अगर किसी अहंकारी राजा की तरह जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो प्रजा जो है वो उग्र हो जाती है और वो सोचती है कि हम इस अहंकारी राजा को सबक सिखा के रहेंगे। और फिर क्या होता है, फिर पार्लियामेंट के ऊपर में अटैक किया जाता है। उसके बाद शूट एंड साइट का ऑर्डर्स दिया जाता है क्योंकि पार्लियामेंट बिल्डिंग्स के ऊपर में अटैक होने लगता है। जो वीआईपी जो ऑफिसेज रहे हैं, जो वीआईपी हाउसेज रहे हैं, उनके ऊपर में अटैक होने लगता है। उसके बाद जब शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। स्टार्टिंग में काठमांडू में कर्फ्यू लगाया जाता है, बाद में ये जो है वो बढ़ जाता है। जब काठमांडू के पीएम रेसिडेंस के पास, प्रेसिडेंट रेसिडेंस के पास जो है वो इस तरह की कर्फ्यू लगाया जाता है, फिर बाद में जाकर के बीरगंज, भैरवा, भुटवल, पोखरा, इटहारी, दमक जैसे अलग जगह पे भी कर्फ्यू लगा दिया जाता है। उसके बाद देखिए, जब इसका इंपैक्ट इंडिया नेपाल के बॉर्डर्स पे तो होगा ही, क्योंकि इंडिया का जो बॉर्डर है वो नेपाल के साथ शेयर होता है, हम जानते हैं। और इसी की वजह से जो यूपी गवर्नमेंट है वो भी सख्ते में आ जाती है और वो जो है वो ड्रोन के थ्रू जो है सर्विलांस करने की कोशिश करती है। अब सिचुएशन ये है कि स्टार्टिंग में जो पीएम ओली थे वो ये कहते थे कि मैं पोस्ट छोड़ दूंगा, लेकिन जो है वो मैं सोशल मीडिया बैन हटाऊंगा नहीं, उनको करना पड़ा। और जब ये बात ये कहते हैं तो जो संसद में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो वॉकआउट करने लगते हैं कि ये जो है वो अहंकारी इंसान है और ये कितने भी लोगों की जान जाए लेकिन ये अपने जिद को वापस लेने वाला नहीं है। उसके बाद होम मिनिस्टर जो रमेश लेखक जी हैं ये रिजाइन देते हैं और इसके बाद जो नेपाल में जो यूएन मतलब जो अलग अलग देशों के जो एम्बेसीज होते हैं वो मिल करके, आप देख सकते हैं कि मैंने रेयरली देखा है कि ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके, यूएस के सभी एम्बेसीज जो हैं वो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देते हैं कि भैया हम जो हैं वो कंसर्न्ड है, हम जो हैं वो इस तरह की वायलेंस को कंडेम करते हैं, सैडेंड है। ठीक है, वो चीजें बताते हैं, वही चीजें जो हर आंदोलन के बाद किसी भी एम्बेसीज के द्वारा, किसी भी देश के द्वारा बताया जाता है। अब सवाल उठता है कि जब इस तरह की चीजें होती है फिर कैबिनेट मीटिंग की जाती है इमरजेंसी में, जब देखा जाता है कि कितना प्रेशर बन रहा है, उसके बाद जो है वो बैन लिफ्ट भी कर लिया जाता है जब वहां के होम मिनिस्टर जो है वो रिजाइन देते हैं। और इसके बाद जो है रिजाइन तो दे देते हैं, सोशल मीडिया बैन को रिस्टोर भी करने लगते हैं, लेकिन वो जो प्रोटेस्ट है, वो जो प्रदर्शन है वो इस तरीके से उग्र हो जाता है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि नेपाल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी और देश की इन्वॉल्वमेंट है। और हम जानते हैं कि बीते दिनों में भारत सरकार ने भी कई ऐसे एनजीओ के ऊपर में सख्त कार्रवाई भी की है जिस एनजीओ को मतलब फालतू का पैसा जो है किसी देश के द्वारा मिला करता था। क्यों मिला करता था, आप खुद ये चीज जानते होंगे। उसके बाद जो पीएम ओली हैं वो भी रिजाइन देते हैं और वो रिजाइन ऐसे ही नहीं देते हैं, उनको जो है वो वहां की जो आर्मी चीफ हैं उनके द्वारा धमकाया जाता है कि अगर आपने अभी रिजाइन नहीं किया तो फिर ये जो भीड़ है वो उग्र हो जाएगी और आपके सच में आपकी हत्या हो सकती है, मास। उसके बाद जब एक बार केपी ओली रिजाइन देते हैं फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, वाटर सप्लाई मिनिस्टर जो हैं सभी तरह के लोग जो हैं वो रिजाइन देने लगते हैं। 21 एमपी जो हैं वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी की जो कि अलायंस में थी वो भी रिजाइन दे देती है। उसके बाद जब इस तरह की चीजें होती हैं, जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, जब सरकार ने सब कुछ छोड़ दिया, बैन भी रिस्टोर कर दिया, फिर समझ में नहीं आता है कि ये जो
प्रोटेस्ट है वो अभी तक थम क्यों नहीं रही है। और इसका जो गुस्सा है प्रदर्शनकारियों का, ये गुस्सा जो है वो लगता है कि आर्टिफिशियल है, वो क्रिएटेड है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जब आपका बात मान लिया गया है, आप जो कदम उठाने के लिए कह रहे थे वो कदम उठा लिया गया है, फिर भी आप जो है वो केपी शर्मा ओली के रेसिडेंस के ऊपर में जो है वो हमला किया जाता है, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल के ऊपर में जो प्राइवेट घर होता है उनके ऊपर में हमला किया जाता है, जो सीपीएन जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पर जिनके द्वारा अभी रूल किया जा रहा था उनके हाउस के ऊपर में प्रचंडा जो है उनके ऊपर में अटैक किया जाता है, कांग्रेस प्रेसिडेंट, मतलब एक एक करके सभी मिनिस्टर्स और जो बड़े लीडर्स हैं उनके ऊपर में अटैक किया जाता है। और वही नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, जो इंस्टीट्यूशन रही हैं, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को तोड़ दिया गया, अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को तोड़ दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस को तोड़ दिया गया, कीर्तिपुर म्युनिसिपैलिटी बिल्डिंग को बर्न कर दिया गया, नेपाली कांग्रेस को जो है हेडक्वार्टर उसको मतलब जला दिया गया। और इसी मतलब सिर्फ गवर्नमेंट से ही उनको गुस्सा नहीं है, उनको गुस्सा है प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी टारगेट किया जाता है, हिल्टन होटल को तोड़ दिया जाता है, मल्टीपल मिनिस्टर्स जो कि रूलिंग पार्टी के लीडर के द्वारा मतलब ओन किया जाता था, जो बहुत सारे मिनिस्ट्रियल रेसिडेंस है उनको भी तोड़ दिया जाता है, जो व्हीकल्स हैं उनमें भी आग लगा दी जाती है। अब सिचुएशन समझ में आ रहा है कि ये जो मतलब प्रदर्शन किया गया ये कहीं ना कहीं प्लान्ड था। प्लान्ड मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे प्रदर्शनकारियों ने बताया भी, जो उस गुट के पार्ट नहीं थे, उन्होंने बताया कि जो प्रोटेस्टर्स होते थे वो डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए जो है वो इंस्ट्रक्शंस भेजते थे, सोशल मीडिया कॉल्स के जरिए जो है वो इंस्ट्रक्शंस भेजते थे। और बाद में आपको ये बता दूं कि इनको बोला गया था कि जो आप अब जो है वो पुलिस स्टेशन के ऊपर में टारगेट कीजिए। मतलब ये प्रदर्शनकारी ये जनजी तो नहीं हो सकते हैं, जो जनजी किताब कॉपी और फोन चलाने वाले लोग थे वो इस तरह की हरकत करेंगे, ये सोचने वाली बात होती है। फिर हवाई अड्डा को बंद कर दिया जाता है और आप देख सकते हैं कि अब जो उनका एयरफोर्स है वो किस तरह की चीजें कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको बंद कर दिया गया। जो हेलीकॉप्टर्स है वो इस काम में लगे हुए हैं कि जो भी वीआईपी लीडर्स हैं, जो भी ऐसे लीडर्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनको वापस लाया जा रहा है। जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड करने की कोशिश कर रही है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। उसके बाद पीएम ओली जब ये बात नहीं मान रहे थे तो उनको जो है वो आर्मी चीफ के द्वारा बोला गया, आर्मी चीफ के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया और उन्होंने दुबई जाने का प्लान बनाया है। अब सवाल आता है कि ऐसा सिचुएशन जो है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में कंटिन्यूअसली हो रहा है। हम देख रहे हैं अफगानिस्तान से शुरू हुआ, म्यांमार में भी हुआ था, बांग्लादेश में भी हुआ था, अब जो एक बच गया श्रीलंका में भी हुआ था, अब जो बच गया था वो कहीं ना कहीं नेपाल में ही है। तो फिर अब भारत को कंसर्न होने की जरूरत भी है, क्योंकि इसी जो प्रदर्शन का लाभ जो है वो पाकिस्तान जैसे देश भी उठा सकते हैं, नेपाल जैसे भी देश उठा सकते हैं, और चाइना जैसे और यूएसए तो मतलब उठा ही सकता है। उसमें हम देखते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल की जो बॉर्डर शेयर होती है नेपाल के साथ, वहां की जो पानी टंकी बॉर्डर है उसी के जरिए कोशिश की जा रही है। हमने देखा था कि नेपाल में कुछ आतंकवादी थे जो बिहार जैसे जगहों में एंट्री किए थे उन्होंने। अब सवाल उठता है कि अगर इसी का इस्तेमाल करके जो बॉर्डर्स के थ्रू जो है वो आ जाए वहां के जो भी मिलिटेंट्स हैं जो पाकिस्तान के हैं, तो फिर इंडिया को इसमें जो है वो कंसर्न होने की जरूरत है। इसीलिए जो है वो पूरा ड्रोन से जो है वो पेट्रोल किया जा रहा है और बहुत ज्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है। पर सवाल उठता है कि नेपाल अब जाएगा कहां? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या नेपाल जो है वहां पर सेना का रूल होगा जैसे कि म्यांमार में हुआ करता था, या फिर एक पपेट गवर्नमेंट बनाया जाएगा जो कि यूएसए के द्वारा कंट्रोल होगा जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था, या फिर तीसरा वो ये कि राजशाही व्यवस्था लाई जाएगी, क्योंकि इसी की मांग तो नेपाल की जनता कई समय से कर रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि 2006 में ऐसा पहले हुआ था, 2005 में जब एक सत्ता को एक पूरा मतलब जो सिस्टम था, जो मोनार्कियल सिस्टम था, उसको रिमूव करके डेमोक्रेसी लाया गया। क्या वो फिर से दोहराया जा रहा है 2025 में? फिर से डेमोक्रेसी को हटा करके फिर से मोनार्की सिस्टम लाया जा रहा है क्या नेपाल में? आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। और साथ में आपने जो प्यार दिया, आप जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, आज हमारे चैनल का 4000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, तो आप ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, इस चैनल को ग्रो करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दो, और जो मैं आपसे पूछता हूं तो वो कम्युनिकेट भी करना इंपॉर्टेंट है, अपने व्यूज भी देना इंपॉर्टेंट है। फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।